हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सप्लाई के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागतम। अपने डिमांड पढ़ चुके हैं। डिमांड करते कौन है बताओ? कंज्यूमर्स। डिमांड करते बायर्स कंज्यूमर्स, तो वो अलग व्यू पॉइंट था। सप्लाई में तुम लोग को व्यू पॉइंट रखना है प्रोड्यूसर्स का। माने थिंक व्हेन यू रीड दिस चैप्टर, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है ना? तो सप्लाई में अपने को सबसे पहले तो माइंड सेट रखना है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर के और अच्छे अच्छे नाम हैं। मैन्युफैक्चरर, जीएसटी, फर्म। फर्म, यस। फर्म इज अ बेटर वर्ड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? अपने कंज्यूमर्स को जनरली बोलते हैं हाउस होल्ड्स, और प्रोड्यूसर को जनरली बोलते हैं फर्म। ठीक है ना? और ये कौन हो गया? सेलर। तो अब अपने आप को एकदम भी कंज्यूमर मत समझना है इस चैप्टर के लिए। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ फर्म। ठीक है? चलो, सप्लाई का मतलब क्या है? क्या समझ में आता है नॉर्मली तुम लोग को? प्रोड्यूस करना, बेचना। प्रोड्यूस करना नहीं, प्रोड्यूस करना और सप्लाई करना दोनों डिफरेंट है एकदम। पकड़ लो, प्रोड्यूस का मतलब बनाना हो गया, और सप्लाई का मतलब बेचने के लिए निकालना। आज पकड़ लो, मैं 50 एसी प्रोड्यूस कर दूं। प्रोड्यूस मतलब क्या? मैन्युफैक्चर कर दूं। तो क्या मैं सप्लाई भी कर दिया 50 एसी? नहीं। क्या पता मेरे फैक्ट्री में, मेरे गोडाउन में ही पड़ा हुआ हो। तो प्रोड्यूस तो हो चुका है 50 एसी, पर वो मैं बेचने को नहीं निकाला हूं अभी, तो वो सप्लाई में नहीं आता। ठीक है ना? तो प्रोड्यूस करना, सप्लाई करना दोनों डिफरेंट है। आओ अपने सबसे आइकॉनिक इसका डेफिनेशन लिखते हैं। पहले आ जाओ, लिख लो डेफिनेशन। डिमांड जैसा ही है, हाँ। आओ, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। Supply of a commodity refers to, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू, सबसे पहला लाइन याद है क्या था? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। यस, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। पूरा डिमांड वाला ही चीज है ये। सप्लाई क्या है? क्वांटिटी है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म स्लैश प्रोड्यूसर। अच्छा, डिमांड में क्या था? दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। यहां पे क्या होगा? दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल। सेल नहीं होगा। अब क्या होगा देखते? दैट अ फर्म या प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल। A firm is willing and able to, सबसे मेन लाइन आ रहा है अभी, ऑफर फॉर सेल। इज विलिंग एंड एबल टू, क्या बोले? ऑफर फॉर सेल। अभी दो लाइन बचे हुए अपने पास। डिमांड का लास्ट दो लाइन याद है क्या था? इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बस कॉपी पेस्ट कर दो। ऑफर फॉर सेल एट different prices, at different prices during a particular time period, during a particular time period। ये हो गया अपना बढ़िया सा आइकॉनिक सा डेफिनेशन। बोलचाल में पूरा सेम है डिमांड के हिसाब से। ठीक है ना? और उसके कीवर्ड्स को अपने सर्कल कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a firm is willing and able to offer for sale at different prices during a particular time period।
These are all the main keywords. ये है बच्चों सप्लाई। बोलो यार, फर्म क्या कर रहा है? फर्म इज ऑफर कर रहा है। सेल मत बोलना। सेल मतलब क्या, बिक गया? नहीं, यहां बिकने से मतलब नहीं है, यहां पे माल बेचने से मतलब है। समझना इस चीज के बारे में। आज पकड़ लो, जैसे मैंने इसी का एग्जांपल लिया, मैं 50 एसी सप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब बिक गया क्या? नहीं। 50 एसी मैं सप्लाई कर रहा हूं मतलब मैंने मार्केट में उसको उतारा है कि मैं उसको बेच सकूं। क्या पता बिका सिर्फ 10 एसी ही होगा, पर सप्लाई कितने का था? 50 एसी। तो बच्चे, सबसे मेन कंफ्यूजन यही होता है, बच्चे सोचते हैं कि सप्लाई जितना कर रहे हैं उतना बिक गया है। नहीं, उतना अपने क्या कर रहे हैं मार्केट में? ऑफर कर रहे हैं बेचने को। बोलो क्या कर रहे हैं? ऑफर फॉर सेल। आर दे एक्चुअली सोल्ड? नो। बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है, हमने तो ऑफर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, नॉट एक्चुअली सोल्ड। नॉट एक्चुअली सोल्ड, it is just offered for sale, not actually sold. चलो आओ इसको पढ़ते हैं, अपने लर्न करते हैं। आ जाओ, बोलो। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज willing and able to offer for sale at different prices during a particular time period. सिंपल। डिमांड में आओ। डिमांड फॉर अ कमोडिटी बोलना, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी नहीं, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पूरा सेम है, बस वहां था विलिंग एंड एबल टू बाई, यहां सोचोगे विलिंग एंड एबल टू सेल। नहीं, विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। क्लियर है यहां तक? चलो आ जाओ, नोट्स में आते हैं। आ जाओ, नोट्स में आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, सप्लाई इज डिजायर्ड। सप्लाई इज डिजायर्ड एंड नॉट एक्चुअल सेल्स। समझना चीजों को। सप्लाई कैसा सेल्स है? डिजायर्ड सेल्स। आज पकड़ लो, मैं 50 एसी मार्केट में उतार रहा हूं, तो मेरा डिजायर क्या है? कि 50 एसी बिके, कभी ना कभी मेरा 50 एसी बिके, तो वो मेरा हो गया डिजायर्ड सेल्स। पर क्या एक्चुअल सेल्स वो है क्या? नहीं। हो सकता है 2-3 ही एसी बिके मेरा, तो वो हो गया एक्चुअल सेल्स। सप्लाई हमेशा क्या होगा? डिजायर्ड सेल्स होगा बच्चों। प्रणव, क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, सेकेंड नोट। सप्लाई इज ऑलवेज with respect to, supply is always with respect to price and time period. Supply is always with respect to price and time period. लिख लो यहां तक। इसका मतलब क्या है कि जब भी अपने कोई भी कभी भी सप्लाई का बात करते हैं, दो इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। क्या है वो दो इंफॉर्मेशन? कि कितना में अपने सप्लाई कर रहे हैं और कब सप्लाई कर। बीबीडी सेल्स जानता है?
फ्लिपकार्ट में होता है बिग बिलियन डे सेल्स ना, दुर्गा पूजा के समय आता है बिग बिलियन डे सेल्स। उस समय अमेजोन का भी कोई सेल आता है, आई थिंक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ऐसा कुछ आता है ना। तो उन लोग क्या करता है उस समय, प्राइसेस बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है। प्राइस प्राइस घटाता है, तो उस समय उन लोग सामान भी लिमिटेड बेचता है। लिखा हुआ रहता है कि ये एसी हम लोग इतना में बेच रहे हैं, वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। इसका मतलब समझ में आता है क्या है? कि जब तक स्टॉक रहेगा तब तक ही इतना कम प्राइस में बेचेंगे हम। दे डू नॉट सेल अनलिमिटेड स्टॉक। प्राइस कम करता है ना, तो कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसीज या फर्नीचर्स वगैरह जो भी बेचता है, फिर बाद में लिखते आउट ऑफ स्टॉक, है ना। आज तुम लोगों को पता है फ्लैश सेल्स क्या होता है? आजकल नया कॉन्सेप्ट निकला है मोबाइल फोन्स में कि भाई 12 बजे रेडमी का नया फोन लॉन्च हो रहा है, सिर्फ 5,000 पीसेस ही स्टॉक में है ना। तो 1 मिनट में देखते पूरा बिक जाता है सब। तो वो सब सब क्या है, सप्लाई का बात करता है। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। 50 एसीज आर सप्लाइड। 50 एसीज आर सप्लाइड। ये बहुत ही कचड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, बिकॉज यहां दो चीजें मिसिंग है। बोलो क्या क्या मिसिंग है यहाँ पे? प्राइस एंड टाइम पीरियड मिसिंग है। यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा है अपने को। भाई 50 एसी तुम एक हफ्ता में सप्लाई कर रहे हो कि एक डेकेड में सप्लाई कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है ना इसमें। आज पकड़ लो, तुम्हारा तुम्हारा एक कंपनी है, ठीक है ना, समझना, तुम्हारा कंपनी है जो एसी बनाता है, 50 एसी सप्लाई कर रहा है दिन का, और 50 एसी सप्लाई कर रहा है साल का। दोनों में डिफरेंस है ना। तुम ज्यादा पॉपुलर कब हो? जब 50 एसी दिन का सप्लाई कर रहे हो तो, है ना। और 50 एसी साल में सप्लाई कर रहे हो तो वो तो तुम्हारा कोई कंपनी नहीं है फिर। समझ में आया ना। तो हमेशा सप्लाई का बात करेंगे प्राइस और टाइम पीरियड को लेकर। जैसे यहाँ दो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, आओ मैं प्लग इन करता हूं। 50 एसीज आर सप्लाइड एट द रेट 35,000। तो कौन सा पार्ट आ गया यहाँ पे? प्राइस का बात कर लिए तो क्लियर हो गया पिक्चर। और ड्यूरिंग बिग बिलियन डे सेल्स, ड्यूरिंग बिग बिलियन डे सेल्स, तो यहां पे किसका बात कर लिया अपने? टाइम पीरियड का भी बात कर ली, ठीक है ना। तो इससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है, जो इनकम्प्लीट था अभी तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। जस्ट गिव टू थिंग्स, प्राइस एंड टाइम पीरियड, ठीक है। आ जाओ विनायक, यहां तक सब क्लियर? एक बार वापस से आओ, सप्लाई का डेफिनेशन दोहराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर या फर्म इज willing and able to offer for sale at different prices during a particular time period. Clear? चलो थर्ड नोट में, थर्ड नोट में मैं सप्लाई का एग्जांपल दे रहा हूं। सप्लाई का बताओ, इस चैप्टर में तुम क्या बने हुए हो? फर्म, प्रोड्यूसर, फर्म बने हुए हो, ठीक है ना। मान लो तुम बेटा एसी बेचते हो। एक है कि तुम एसी बेच रहे हो 30,000 में, और एक है कि तुम वही सेम एसी 40,000 में बेच रहे हो, 45,000 में, सेम एसी। नॉर्मली ऐसा ही होता है ठंड में ना, क्योंकि एसी लोग खरीदते नहीं है, तो प्राइस कम करके बेचता है 30,000, क्योंकि बिकता नहीं इन लोग का ना। और वही गर्मी में सबको एसी चाहिए, तो उसी सेम एसी का 45,000। तुम एसी बेचते हो, तुम प्रोड्यूसर हो, ठीक है। तुम बताओ किस प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करोगे? 45,000, यस। अगर प्राइस बढ़ा हुआ है, यू वॉन्ट टू सेल मोर, है ना, ताकि ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सको, तो यहां पे सप्लाई बढ़ा हुआ होता है, और यहां पे सप्लाई तुम कम करते हो। बस प्राइस बढ़ेगा तो तुम सप्लाई ज्यादा करोगे, प्राइस कम होगा तो तुम सप्लाई कम करोगे। ये डिमांड का पूरा ऑपोजिट है, डिमांड का पूरा ऑपोजिट है।
डिमांड के केस में क्या होता है, एसी का 45,000 होगा ना, तो हम लोग डिमांड क्या है, कम करेंगे। अगर 30,000 होता है, प्राइस कम हो गया ना, तो डिमांड हम ज्यादा करते हैं। दैट इज द थिंग। प्लीज यहां पे एकदम कंफ्यूजन में मत आना, इसलिए बार बार बोल रहे हैं तुम कौन हो, फर्म हो, प्रोड्यूसर। ठीक है ना। आ जाओ फोर्थ में, एकदम आराम से एकदम इंटरेस्टिंग मैनर में आगे चलेंगे अपने, जहां डाउट हो पूछते रहना। फोर्थ में बात करते हैं फर्म और इंडस्ट्री के बारे में। दोनों सेम होता है कि डिफरेंट? डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, करेक्ट। आ जाओ लिखते हैं। फर्म का मतलब होता है सिंगल प्रोड्यूसर। फर्म का मतलब हो गया सिंगल प्रोड्यूसर। जैसे एडीएनसी क्या है, एक फर्म है, बिकॉज वी आर अ सिंगल प्रोड्यूसर। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं अपने इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। पर इतना मत लिखना दोस्तों, इतना लिखोगे हाफ मार्क मिलेगा। इंडस्ट्री हमेशा एक एरिया का होता है, मतलब एक कमोडिटी का होता है। तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ अ कमोडिटी। हाँ, वो तो फर्म तो ऑफ अ कमोडिटी होगा ही, पर इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स जो आते हैं वो अलग अलग सामान नहीं बेच रहे होते, वो क्या बेच रहे होते हैं, सेम कमोडिटी बेच रहे। लाइक थिंक अबाउट टेलीकॉम इंडस्ट्री। समझ में आता है क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री? मतलब जियो आ गया, उसमें एयरटेल आ गया, वोडाफोन, बीएसएनएल वगैरह, ये सब अपने आप में फर्म्स है। पर सबको मिला लोगे तो इंडस्ट्री बन जाएगा। कौन सा इंडस्ट्री? टेलीकॉम इंडस्ट्री। ठीक है। कोलगेट, पेप्सोडेंट, लाल मंजन, वो सब जो भी है, सबको मिला लोगे तो क्या बन जाएगा? इंडस्ट्री। टूथपेस्ट इंडस्ट्री। क्या हम लोग जियो, रिलैक्सो, लेज, बोलो ये सब फर्म्स है कि नहीं? हाँ, फर्म्स तो है। सबको मिला लोगे तो ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स भी हो जाएगा। ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स तो हो जाएगा, पर ऑफ कमोडिटी नहीं होगा, है ना। तो बोलो इसको इंडस्ट्री बोलेंगे क्या? क्लियर? दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स तो आएगा, पर सेम कमोडिटी का है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ में यहां पे है ऑफ अ कमोडिटी। आओ बच्चों फिफ्थ में आते हैं। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, कॉमा, as it is measured at a period of time. Supply is the flow concept as it is measured at a period of time. फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मेरे को तुम लोगों को दोनों का डिफरेंस बताना पड़ेगा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा ये चीज। यू गाइस नो व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? नहीं पता ना? फॉलो करना क्या है ये। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, वो या तो स्टॉक होगा या तो फ्लो होगा। स्टॉक अपने देख सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बोलो कब देख सकते हैं? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो देख सकते हैं अपने एट अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक समझना, तुम लोग अभी अपना देखोगे बैंक बैलेंस, अभी तक जितना जमा किया हुआ है वो स्टॉक हो गया, है ना।
5,000 2,000 3,000 जितना भी जमा किया हुआ है वो अभी देख रहे हो ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देख रहे हो वो स्टॉक हो गया। पर पकड़ लो अभी क्या है, मई का महीना में तुमने जितना भी कमाया होगा पॉकेट मनी, महीना में जितना भी कमाया वो तुम्हारा फ्लो हो जाए, क्योंकि महीना इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, महीना इज अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? डिमांड भी फ्लो कॉन्सेप्ट है बच्चों। जहां पे भी ना ये लाइन आएगा ना, क्या लाइन आएगा, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फ्लो हो जाएगा। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या है, फ्लो। अगर होता तो ड्यूरिंग भैया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तब वो क्या होता, स्टॉक। भैया बोलो। अपने समझे जैसे एक दिन का सप्लाई को अपने क्या पकड़ेंगे, स्टॉक की फ्लो? बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है प्रणय, कि एक भैया दिन का सप्लाई को क्या पकड़ेंगे, स्टॉक की फ्लो। फ्लो पकड़ेंगे, यस, इट्स अ फ्लो अगेन। बिकॉज प्रणय एक दिन का बात कर रहे हैं तुम, 24 घंटा का बात कर रहे हैं क्या, 24 घंटे पॉइंट ऑफ टाइम होता है क्या, नहीं नहीं, ठीक है। है ना। 24 घंटा इज अ बिग टाइम, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का एक सेकंड पकड़ लो तुम, जैसे पकड़ लो, उसी में हाँ, जैसे पकड़ लो जेठालाल का गोडाउन, देखा है वहां पे बबीता भाभी को, तुम लोग देखा ही नहीं है, TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ना भैया नहीं देखते। हे भगवान, जेठालाल का गोडाउन है। फर्स्ट मई को उसके यहां थे 50 AC। 1 मई को वो देखा उसके यहां थे 50 AC। बताओ ये स्टॉक है कि फ्लो, स्टॉक है ना। एक बार आया गोडाउन में, देख रहा है सामने 50 AC पड़े उसके पास, स्टॉक हो गया, ये स्टॉक हो गया। और ये पकड़ लो 1 जून है, गैप कितना टाइम का हुआ, 1 महीना का गैप हुआ ना, 1 महीना का गैप हुआ। अब गोडाउन में माल आ रहा है, गोडाउन से माल जा रहा है, इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग, ठीक है ना। मान लो इस 1 महीने में कभी 2 कभी 3 कभी 4 ऐसे करके कुल मिला के 30 AC आए। कब आए 30 AC, 1 महीने के अंदर। वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 30 AC क्या हो जाएगा, स्टॉक की फ्लो, फ्लो हो जाएगा। वेरी गुड, ये 30 AC हो जाएगा फ्लो। अब वो 1 जून को चाय पी रहा है अपने गोडाउन में, गिन रहा है सारे एसीज को, कितना एसी दिख रहा है उसको, 80 AC दिख रहा है। पहले का 50 था, 30 AC और जुड़ गया उसके यहाँ, तो अब उसको दिख रहा है 80 AC। क्या हो जाएगा, 80 AC स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक। क्लियर, चलो बना लो इसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, आगे ये सभी काम आएगा तुम लोग को। बना लो, आराम से बना लो सब लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी हम आए तो देखिए मस्त एकदम मौसम हो गया है, रेमाल आने वाला है। कल बोला है शायद कि वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आएगा। हाँ साइक्लोन वगैरह बात चल रहा है, हम लोग क्या बागवाटी वगैरह में ममता भी आ रही है। क्या आ गया बागवाटी में, बागवाटी में ममता आ रही है कल, सॉरी आज शायद तक, हाँ आज। ममता नहीं था, अरे ममता बनर्जी, हाँ वो आ रही, और हम लोग केशवपुर में शायद तो मिथुन चक्रवर्ती भी आ रहा ममता है। दीदी को साइक्लोन से कंपेयर कर रहा है क्या। अरे नहीं, बोल बोल रहे। तो तुम साइक्लोन के विषय में ममता दीदी को कहाँ घुसा दिया। स्टिल, अरे बता रहे। ठीक है आओ। तो सप्लाई क्या बस है, एक फ्लो वो कॉन्सेप्ट वो भी बांग्ला है। वो भी बांग्लादेश चला जाए। अब आ जाओ, आप तुम अब इसमें सप्लाई में आओ, सिक्स्थ पॉइंट। तुमको याद है डिमांड में हम दिखाए थे 3 टाइप्स ऑफ डिमांड, एक था इंडिविजुअल डिमांड, एक
मार्केट डिमांड, और एक जो सिलेबस में नहीं है तुम लोग के एग्रीगेट। एग्रीगेट। तो आओ सप्लाई में भी देखे, लिख लो इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल के बाद मार्केट सप्लाई, और जो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है बाद में आएगा 11-12 में, एग्रीगेट सप्लाई। आओ, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है जो डिमांड में अपने पढ़े थे। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब एक फर्म का एक कमोडिटी का सप्लाई, ठीक है ना, सिंपल, एक फर्म का एक कमोडिटी का सप्लाई। जैसे मैं एक फर्म हूं, मैं एसी बनाता हूं, तो मेरा एक फर्म का एसी का सप्लाई, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, वन कमोडिटी प्लस वन फर्म। अरे ये छोड़ो, अभी लंच का टाइम है, डोसा का बात करते हैं। एक रेस्टोरेंट है, तो वो क्या हो गया, एक फर्म, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है तो वो डोसा बनाता है, तो वो हो गया उसका कमोडिटी, ठीक है। तो वो जितना डोसा बना रहा है एक दिन में, पकड़ लो 50 डोसा बना रहा है, तो वो उसका हो गया इंडिविजुअल सप्लाई। ऐसे बांगुड़ में बहुत डोसे वाले हैं, वो मार्केट सप्लाई हो जाएगा। आओ, मार्केट सप्लाई में कमोडिटी कितना रहेगा, वन कमोडिटी, करेक्ट। कमोडिटी एक ही रहना है बच्चों, हाँ, एंड ऑल फर्म्स, वो दोनों लिखा रहे तुम, वन कमोडिटी प्लस ऑल फर्म्स स्लैश वन इंडस्ट्री। समझ में आया, वन इंडस्ट्री। जैसे बांगुड़ में डोसा इंडस्ट्री का दिन का 500 सप्लाई है, डोसा वाले इंडस्ट्री का दिन में क्या 500 डोसा का सप्लाई है, तो वो क्या हो जाएगा फिर, मार्केट सप्लाई। वहां किस इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं अपने, डोसा। आओ आओ, डोसा लो, डोसा डोसा। एग्रीगेट सप्लाई में आते हैं, चलो यहां पे भैया आज ही सब सुबह डोसा खाया है। क्या हो जाएगा, ये ऑल कमोडिटीज प्लस ऑल फर्म्स। यहां पे एक और चीज है, ऑल इंडस्ट्रीज। मतलब इंडिया में हर एक प्रोड्यूसर जितना सप्लाई करता है, जो भी सप्लाई करता है, सबको मिला के क्या बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई। चलो बढ़िया, क्लियर था यहां तक। सो हम लोग क्या क्या नोट्स लिख लिए हैं, ये सब चीजों को लिख, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ फिर, चलो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। लिख लो स्टॉक वर्सेस सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक में आओ, स्टॉक वर्सेस सप्लाई। एक जगह लिख लो स्टॉक और एक जगह लिख लो सप्लाई। स्टॉक का मतलब क्या है, कितना मेरे पास बना के पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या है, पकड़ लो मैंने 80 एसी बनाया, मेरे पास 80 एसी पड़ा है, वो मेरा क्या हो गया, स्टॉक। क्या मैंने उसको मार्केट में उतारा है अभी तक, नहीं, वो बस पड़ा हुआ मेरे पास, तो इट इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। स्टॉक के पास लिख लो, इट रेफर्स टू, it refers to the fixed quantity, it refers to the fixed quantity of a commodity
It refers to the fixed quantity of a commodity that is available with a producer या with the firm. ठीक है, तो स्टॉक क्या है? वो पूरा बनाया हुआ सामान है जो उसके पास पड़ा हुआ है, उसको मार्केट में उतारा है नहीं उतारा उससे मतलब नहीं है, उतना बना के रखा है। सप्लाई में आते हैं, लिख लो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक that is brought out into the market. सप्लाई क्या है? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक जिसके साथ क्या होता है? दैट इज ब्रॉट आउट इनटू द मार्केट, मार्केट में इसको लाया जाता है। दैट इज ब्रॉट आउट इनटू द मार्केट फॉर सेल, फॉर सेल। क्या ये बिक गया है? क्या बिका नहीं है, ये बस लाया गया है मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जेठालाल का गोडाउन भी था, जेठालाल का शोरूम भी है, दोनों अलग अलग है ना। गोडाउन में जो माल पड़ा रहता है वो क्या हो जाएगा? स्टॉक। पकड़ लो 50 एसी उसके गोडाउन में पड़ा हुआ है तो वो उसका स्टॉक हो गया, पर शोरूम में तो 4-5 एसी रख रहा होगा बस, तो वो क्या हो गया? सप्लाई। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल, हाँ, गोडाउन से दे देगा फिर वो सप्लाई में आ जाएगा फिर वो। ठीक है, जो भी तुम मार्केट में उतार रहे हो, चाहे तुम 1 सेकंड में क्यों ना उतार दो, वो सब सप्लाई में आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं। सर अगर हम लोग ऑनलाइन बेचते हैं फिर तो वही स्टॉक ही होगा पूरा सप्लाई। तब तुम ये बोलेगा कि जो फैक्ट्री के पास सामान पड़ा है वो स्टॉक है, ठीक है ना, और तुम जो बेचने के लिए निकाल रहे हो वो सप्लाई है तुम्हारा। आ जाओ वापस से एक बार, स्टॉक का मतलब क्या है? जो तुम प्रोड्यूस करके अपने पास रख के रखे हो। समझ में आया? आज पकड़ लो, फार्मर भाई है हमारे, एक फार्मर भाई ने 100 किलो राइस प्रोड्यूस किया, या चलो 100 किलो राइस नहीं, एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर भाई के पास 50 किलो मैंगोज पड़े हुए हैं, उसके गोडाउन में 50 किलो मैंगोज पड़ा हुआ है। क्या है ये? स्टॉक है। अपने देखते ना फ्रूट सेलर बाजार में रहता है, तो क्या वो 50 किलो मैंगो लेके बैठा रहता है? क्या वो 10-15 किलो रख के रखेगा? हर दिन क्या कर रहा होगा? वो 10-15 किलो लेकर आ रहा होगा। तो आज पकड़ लो, अगर वो 10 किलो मैंगो अपने ठेले में लेकर आया है तो सप्लाई कितने का हो रहा है? 10 किलो में। समझ में आया? बिकॉज वो मार्केट में ला रहा है उतना टू ऑफर फॉर सेल, वो पूरा 50 किलो ही लेके नहीं आया है। अगर मान लो बहुत बड़ा ठेला है उसका, पूरा 50 किलो ही लेकर आ जाए तो सप्लाई भी 50 किलो का होगा। समझ में आया ना? दिस इज द थिंग। इसलिए मैंने यहां पे क्लियर कर दिया, इसको मार्क भी कर लो, सप्लाई पार्ट ऑफ स्टॉक होता है। सप्लाई इज पार्ट ऑफ स्टॉक। बताना तो, सप्लाई कभी स्टॉक से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। ऑब्वियसली नॉट। भाई तुम 80 एसी प्रोड्यूस किए हो, तुम 95 एसी बेच रहे हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या एसी का मुन्ना हुआ है क्या? 15 एसी आ गया अपने आप में, हाँ। एग्जाम्पल में आओ, मान लो जो मैं फ्रूट का एग्जाम्पल दिया, मान लो 100 kg मैंगोज इन अ गोडाउन, 100 kg मैंगोज इन अ गोडाउन, ये उसके पास रेडी पड़ा हुआ है स्टॉक। ठीक है ना, तुरंत ऑर्डर आएगा, यहां से निकाल सकता है माल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कितना माल वो निकाल के रखा है बाहर देखते हैं। पकड़ लो 20 kg मैंगोज, एग्जाम्पल में लिख लो सप्लाई के, 20 kg मैंगोज, क्या
हाँ, brought out in the market for sale. आर्यमन क्लियर है? चलो ओके, एक बार अपने को रिवाइज करना है फटाफट स्टॉक एंड सप्लाई का डेफिनेशन। चलो आ जाओ, ध्यान दो सब। स्टॉक क्या है पहले देख सकते हैं। स्टॉक रेफर्स टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म। उसके पास अवेलेबल है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास अवेलेबल है। यहां पे लिख सकते हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और सप्लाई वो कब होता है, करता है एट अ पीरियड ऑफ टाइम। वेरी गुड। प्रणव ठीक। चलो वापस एक बार आते हैं अपने, दो दो बार डेफिनेशंस पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। स्टॉक में आओ। स्टॉक रेफर्स टू फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म। दैट इज अवेलेबल विद द फर्म, उसके पास पड़ा इतना माल, ठीक है। एंड सप्लाई स्टॉक का क्या है, एक पार्ट। सप्लाई रेफर्स टू पार्ट ऑफ अ स्टॉक दैट इज ब्रॉट into the market for sale, that is brought into the market for sale। आओ वापस से आओ, बोलो। stock refers to fixed quantity of a commodity that is available with the producer, and supply refers to part of stock that is brought into the market for sale। चलो ओके, स्टॉक का नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा, आदमी स्टॉक क्यों बनाता है, ताकि बाद में बेच सके, बाद में बेच सके। तो स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इनटेंडेड सप्लाई। स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इनटेंडेड सप्लाई। नो व्हाट इज इंटेंडेड, कि मन है कभी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, है ना। अभी सप्लाई नहीं कर रहे, अपने बाद में सप्लाई करेंगे इसमें से। आज जेठालाल अपने गोडाउन में 80 एसी रखा है, तो एक सोच से रखा है ना, वो किस सोच से रखा है कि बाद में कभी बेचेंगे इसको हम, है ना। तो ये इंटेंडेड सप्लाई होता है। सप्लाई में आ जाओ। सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड, सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल सप्लाई। सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल सप्लाई, है ना। बिकॉज वो सही में बेचा जा रहा है, सही में वो ऑफर फॉर सेल किया गया है। आरुष क्लियर? नेक्स्ट, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन बापूजी कौन बेटा जी, आओ देखते हैं। हाँ, क्या लिखेंगे अपने स्टॉक में, बोलो। स्टॉक इज क्या, ग्रेटर देन सप्लाई। स्टॉक इज ग्रेटर देन सप्लाई। और सप्लाई में आ जाओ, वो डेफिनेशन में लिखे थे अपने, सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो जरूरी भी है ना कि स्टॉक हमेशा सप्लाई में हो। जरूरी नहीं है, पर कभी कभी हो भी सकता है इक्वल। आओ उसी का मैं नोट लिखाता हूं एक, तो नो डिफरेंसेस खत्म अब, ठीक है ना। डिफरेंसेस खत्म, यहां पे क्लियर था सब, स्टॉक एंड सप्लाई, ठीक है। अब दोनों का मैं एक नोट लिखाता हूं, लिख लो नोट्स। सबसे पहला नोट, आ जाओ।
यू गाइस नो व्हाट इज ड्यूरेबल गुड्स, व्हाट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल क्या होता है? तो ज्यादा है, देख पाए। जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो बहुत समय तक चल सकता है। व्हाट अबाउट एसी? ड्यूरेबल है। एसी थोड़ी ना 1 महीना या 10 दिन में खत्म हो जाता है, सालों साल चलता है। मोबाइल फोन्स भी बोल सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल क्या होगा? फ्रूट्स हो गया, फूड हो गया, जो एक ही बार में खत्म, एक बार यूज करोगे खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल बोलते हैं उसको। ठीक है ना? आ जाओ, सबसे पहला नोट, फॉर ड्यूरेबल गुड्स, भैया ये स्टॉक के अंदर लिख रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? ये स्टॉक के अंदर लिख रहे हैं अपने? नहीं नहीं, ये अब नोट्स जनरल है, बोली ना ठीक है। डिफरेंसेस ओवर हो गया है। हाँ ठीक है भैया। अब अपने स्टॉक वर्सेस सप्लाई का नोट्स लिख रहे हैं। ओके। फॉर ड्यूरेबल गुड्स, एग्जांपल एसी पकड़ लो। मेरे को बताओ, इसमें तुम जितना एसी प्रोड्यूस कर चुके हो, क्या मजबूरी है तुरंत सारा बेचे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज एसीज को तुम 5 महीना बाद, 1 साल बाद भी बेच सकते हो। तो यहां जरूरी नहीं है कि जितना तुम स्टॉक बनाए हो तुरंत का तुरंत बेचो, जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो फॉर ड्यूरेबल गुड्स एग्जांपल एसी, स्टॉक इज ग्रेटर देन सप्लाई। बिकॉज यहां कोई मजबूरी नहीं है कि तुमको पूरा का पूरा एसी आज ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है? सेकेंड नोट लिख लो, फॉर नॉन ड्यूरेबल स्लैश पेरिशेबल गुड्स, फॉर नॉन ड्यूरेबल स्लैश पेरिशेबल गुड्स, एग्जाम्पल पकड़ लो, ब्रेड। ब्रेड घर में रोज आता होगा। ब्रेड का पता है एक्सपायरी क्या होता है? 4 से 5। मतलब 3-4 दिन का एक्सपायरी रहता है। तो तुरंत कंज्यूम करना पड़ता है ना वो सबको। वो सब ये नहीं कि तुम लोग स्टोर करके रख सकते हो, आज खरीदे हो आजकल में खत्म कर दो। तो ये सब के लिए जो भी ब्रेड बनाते हैं, वो क्या लंबे समय के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। आज पकड़ लो, आज क्या 25 तारीख है, आज 25 मई है, आज भी ब्रेड बन ही रहा होगा, बन रहा होगा ना ब्रेड, फर्म्स लोग ब्रेड बना रहे होंगे। अगर कल परसों ब्रेड का प्राइस गिर भी जाए, मोदी जी बोल दे कि भाई ब्रेड का 3-4 दिन प्राइस तुम आधा कर दो, तो इन लोग सोचेगा क्या कि बाद में बेचेंगे हम लोग? इन लोगों को फिर भी बेचना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम हो, पर इनको अभी बेचना ही पड़ेगा। बिकॉज ये कैसे गुड्स है? ये पेरिशेबल गुड्स है। जितना बन गया बेचना पड़ेगा उतना, नहीं तो सड़ जाएगा, कुछ रुपया मिलेगा ही नहीं बाद में। इससे बढ़िया जो मिल रहा है रुपया थोड़ा बहुत वो ले लो। ठीक है? तो इसमें क्या लिखोगे? ये स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है? जितना बना है तुरंत बेचना पड़ेगा उतना। तो इसको अपने बोलते हैं रिसोर्स कर्स। कभी नेट में पढ़ना, रिसोर्स कर्स। तुम्हारे पास ज्यादा रिसोर्सेज है, तुम उतने ही गरीब होते जाओगे। जितना ज्यादा रिसोर्सेज है तुम उतने गरीब होते जाओगे। सोचना इस बारे में तुम लोग। आज पकड़ लो, एग्जाम्पल हल्का सा दे रहे, फॉर योर नॉलेज एंड रिचमेंट, समझना ये चीज। आज पकड़ लो, लोग रोज, इस एरिया का बात करते चलो, लोग रोज 100 किलो टमाटर खाते हैं। दरकार नहीं लिखने का इसको, 100 किलो टमाटर खाते हैं हमारे एरिया में। ठीक है? सडनली आसपास का फार्मर्स जो है वो सडनली 500 किलो टमाटर बना दिया, तो वो तो खुश हो जाएगा। क्या खुश हो जाएगा वो? कि जहां हम 100 किलो टमाटर बनाते थे, आज हमारा 5 गुना टमाटर बन गया है, तो हम तो भाई करोड़पति हो जाएंगे पूरा। साढ़े वो बात नहीं है। क्या है समझना, उन लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ होता है। उन लोग तो खुश हो गया कि 5 गुना इनकम मिलेगा मेरे को, पर नहीं,
प्रॉब्लम क्या है ना कि टमाटर का डिमांड कितना है, 100 किलो का ही है। आज अगर इतना टमाटर मार्केट में आ जाए, सब्जी मंडी में आ जाए, तो लोग क्या डबल खाएंगे क्या, कि नहीं भाई आओ बो दिन रात टमाटर खाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। जितना टमाटर खाते हो सकता है एक टमाटर एक्स्ट्रा खा ले, हो सकता है 100 किलो जहां खाते थे लोग 120 किलो टमाटर स्टार्ट कर दे खाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। क्या इतना कंज्यूम कर पाएंगे हम लोग? नहीं, वेस्ट। तो अब क्या होगा, 500 किलो में बेच पा रहा है सिर्फ कितना, 120 किलो। अभी भी मार्केट में कितना पड़ा हुआ है, 380 किलो अभी भी मार्केट में लेफ्ट है। तो हम पूरा मार्केट का लेके बात कर रहे हैं, पूरा नेशनल लेवल का बात कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना। तो बेचारा गया, वो सब नहीं कर पाएगा। हम मतलब सारा कंडीशंस को ले दे के बात कर रहे हैं। चलो चलो, एक्सपोर्ट भी यहाँ पे है, तुम्हारा इंडिया का भी बात यहाँ पे है। सब इतना खाते पीते थे, अब 120 कर दिए पकड़ लो। फिर भी इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया कि बेटा फार्मर के तो टेंशन लग गए कि अब मैं 380 किलो कैसे बेचूं, मेरे को बेचना भी तुरंत है, नहीं तो 3-4 दिन में, 1 हफ्ता में पूरा खराब हो जाएगा, पूरा वेस्टेज हो जाएगा, सड़ जाएगा पूरा। तो वो क्या करेगा, जहां 1-1 किलो वो 50 रुपया में बेचा था, वहां वो अब 2-2 रुपया में बेचे। ये नेट में पढ़ना तुम लोग, ये सब बहुत बड़ा चीज है। अभी न्यूज आया था एक तो कि कौन सा तो स्टेट का एक फार्मर है, वो बहुत सारा पीस ग्रो किया था। पीस समझ में आ गया, मटर ग्रो किया था। मटर को रास्ता में फेंक दिया वो, बिकॉज मटर का प्राइस इतना कम हो गया था। बोला हम 2-3 रुपए में क्या मटर बेचेंगे, हम तो फेंक देते, हटाओ। सोचो, बिकॉज इतना मटर बन गया था उसके पास। इसको क्या बोले हम, आज एक वर्ड बताए थे तुम लोगों को, क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्स कर्स। अब समझ में आया, हाउ इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज यू विल बिकम पुअर। ये चीज उसको ग्रो करने में प्लीज ₹4 लगा होगा। और बेच भी नहीं पाया, ये चीज होता है। कुछ बुद्धि खुला सबका, ये है इकोनॉमिक्स। चलो, तो ये अपने कौन सा टॉपिक खत्म कर लिए दोस्तों, स्टॉक वर्सेस सप्लाई। क्या ढूंढ रहा तुम लोग पीछे, तो जो प्रणय तुमको क्लियर है? हाँ भैया। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम लोग। आज मेरा क्या स्टैम्प्स आने वाला है, तुम सुबह से ट्रैक कर रहे हो उसको, हाँ भैया, कजाकिस्तान से। अभी तक आप नहीं दिखाए अपना स्टैम्प्स। अरे हाँ, तुम लोगों को दिखाएंगे हम, तुम लोगों को दिखाएंगे हम। कल एक तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, लिख लो, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। लिख लो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई स्लैश फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। इसका बस आज अपने नाम देखेंगे, ठीक है ना। ओके, डिमांड के कितने डिटर्मिनेंट्स थे, 11 थे। वेरी गुड, कैसे याद रखे थे अपने, 7+4, 7 था इंडिविजुअल का और पूरा 11 मार्केट का था, पूरा 11 मार्केट का था, ठीक है। वैसे ही सप्लाई का भी 11 डिटर्मिनेंट्स होगा, सप्लाई का भी 11 डिटर्मिनेंट्स होगा। 6+5 करके याद करेंगे, 6 इंडिविजुअल और पूरा 11 मार्केट का होगा। 5 एक्स्ट्रा आएगा पर पूरा 11 मार्केट का होगा। समझ में आया? बोलो कितना डिटर्मिनेंट्स होना है यहाँ पे, 11। कैसे करके, 6+5। और आओ एक बढ़िया सा नेमोनिक देते हैं इन 11 को याद करने का, 3P + 4T + 2G + मीन। बोलो मेरे साथ, प्रोनाउंस करो इसको, बोलो क्या है,
3p प्लस 4t प्लस 2g प्लस मीन। यहां पे जो भी अपने पढ़ेंगे ये इंडिविजुअल सप्लाई का हो, और ये पूरा दोस्तों मार्केट सप्लाई। ये पूरा मार्केट सप्लाई का। अब इन सबका फुल फॉर्म देखते हैं। पहले एक दो बार इसको गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेइंग दिस, तब जवान में फंसा हुआ रहेगा वो चीज। चलो बोलो मेरे साथ, क्या क्या है? 3p 4t 2g एंड मीन। ठीक है, आओ एक एक करके भरे। 3p का मतलब है पहला 3 प्राइसेस को लेकर, चौथा टी को लेकर होगा, वो जो भी होगा टी, चौथा टी को लेकर होगा, और 2 जी को लेकर स्टार्ट। समझना, पहला 3 पी से स्टार्ट होगा, चौथा वाला टी से स्टार्ट होगा, और 2 जी से स्टार्ट होगा। आओ लिखते हैं, लिख लो इंडिविजुअल सप्लाई। आज हम लोग नाम पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। आ जाओ, इंडिविजुअल सप्लाई, पहला दूसरा तीसरा। बोलो किसको लेकर था? पी को था, प्राइस को लेकर। सबसे पहला लिख लो पी एक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे मेन फैक्टर क्या है? कमोडिटी का प्राइस। जैसे डिमांड में भी था ना, से प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्यार, पी आर, लिख लो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, मस्त एकदम। अच्छा, डिमांड की चैप्टर में रिलेटेड कमोडिटीज कौन कौन से थे? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स। यहां पे सिर्फ होगा सब्स्टिट्यूट्स, ब्रैकेट में लिख लो सब्स्टिट्यूट्स। यहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट्स का बात करेंगे। तीसरा वाला भी प्राइस को लेकर होगा। अब बेटा वो किसका प्राइस होगा? यहां बात किसका माइंडसेट से कर रहे हैं हम लोग? यहां बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से। प्रोड्यूसर माल बेचता है, उसके लिए उसको बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो खुद सामान खरीदता है, रॉ मटेरियल्स खरीदता है, उसका प्राइस का बात करें। लिख लो पी एफ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कभी सुना तुम लोग क्लास 9 में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो अभी भी देखेगा तुम लोग। लिख लो एलसी, मतलब LLCE। सेल भी होता है, LLCE, एलसी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्योंकि ये सारे चीजों को ना फर्म यूज करता है सामान बनाने के लिए, तो इसके पीछे जो खर्चा है उसका भी बात करेंगे। तो बताओ निमोनिक में कौन सा पार्ट कंप्लीट? 3P। वाह, 3P हो गयो कंप्लीट। अब चौथा जो था 4T। 4T बताओ तो डिमांड में क्या था? 4T टेस्ट Taste एंड and preference. प्रेफरेंसेस। यहां पे फर्म टेस्ट का क्या करेगा, है ना? यहां पे टी का मतलब है टेक्निक, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखो, यहां भैया तुम प्रोड्यूसर हो, तो प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना। ठीक है, 4T क्या हो गया फिर? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सब नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है ना? आज डिटेल में नहीं जा रहे। फिर नेक्स्ट क्या था इसके बाद निमोनिक में? 2G। 2G, हाँ जी,
2G, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये दोनों G से स्टार्ट होगा, ये दोनों G से स्टार्ट। अपने एक G देख चुके हैं डिमांड में, गवर्नमेंट पॉलिसी, यस। तो एक G लिख लो जी, इसको लिखना है ऐसे, देखो, GTS, टैक्स एंड सब्सिडीज। तो लिख लो GTS का मतलब हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। GTS का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, और G का मतलब लिख लो गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। हिंट, प्रोड्यूसर नॉर्मली क्या क्या मोटिवेशन रखता है पता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर एक फर्म क्या सोचेगा? अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कुछ फर्म सोचते हैं सेल्स को मैक्सिमाइज करना, कुछ फर्म सोचते हैं रिस्क को मिनिमाइज करना। ये तीनों चीजें नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ क्या? इंडिविजुअल सप्लाई। बोलो क्या नेमोनिक था अपना? 3P 4T 2G। आओ पढ़ते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। 3P में सबसे पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 3P खत्म। फोर्थ था T, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, टेस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट दो था 2G, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। बोलो ऐसे इजीली याद हो जाएगा तुम लोग को, मस्त एकदम। नेक्स्ट आते हैं अपने किसमें? मार्केट सप्लाई। आ जाओ, लिख लो मार्केट सप्लाई। आओ बबुआ लोग, लिख लो मार्केट सप्लाई। यहां पे 1 to 6 तो आना ही है, उसको इग्नोर मत कर, है ना? 1 to 6 तो आएगा ही। पूरा 11 तक लिख लो। तो अब 7 8 9 10 11। और निमोनिक क्या था? MEANN, मीन। MEANN। अब देखते हैं एक एक करके क्या इसका फुल फॉर्म होता है भैया। आ जाओ। 1 to 6 टिक मरवाए, समझ में आया क्या मतलब है? मतलब इंडिविजुअल सप्लाई भी इसमें आएगा। चलो इसी बात पे अपने सप्लाई को रिवाइज करें। आओ, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ firm is willing and able to offer for sale at different prices during a particular time period. Clear? चलो अब आते हैं मीन के फॉर्मूला, फुल फॉर्म में। एम का मतलब हो जाएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। एम का मतलब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये अपने बात करें मार्केट सप्लाई का, पकड़ लो जिस एरिया में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़िया है, ऑटो ऑटो सब चलता है, ट्रक वगैरह सब चलता है, कम्युनिकेशन भी बढ़िया है, नेट फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी इज गुड देयर, तो वहां पे बहुत सारे फर्म्स खुल जाएंगे। जैसे अपना सॉल्टलेक में सेक्टर 5 है। सेक्टर 5 कौन सा एरिया हो गया? पूरा ऑफिस का एरिया हो गया ना। वहां पे बहुत सारे ऑफिसेज है, बिकॉज वहां का ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी बढ़िया है, तो वहां पे सारे फर्म्स आ गए, वही चीज है, ठीक है। ई का मतलब तुम लोग ये डिमांड में भी पढ़ा था, बोलो 45E। हे बाबा, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, गुड आर्यमन, था ना ये चीज। ई का मतलब
expectations about future prices। ए में आओ, ए में लिख लो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। ए का मतलब अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। या तो प्रोड्यूसर्स एक दूसरे को नोच खाए, उसमें जीतेगा कौन पता है? कस्टमर, है ना। प्रोड्यूसर्स एक दूसरे को नोच खाएगा, मतलब प्रोड्यूसर्स क्या प्राइस कम करते जाएगा, तो कौन खुश? कंज्यूमर खुश। गूगल पे दे रहा 5 रुपया कैशबैक, तो पेटीएम बोलेगा हम 6 रुपया कैशबैक देंगे, तो अमेजोन बोलेगा हम 7 रुपया कैशबैक देंगे। तो ये दोनों दूसरे को नोच खाएंगे, जीतेगा कौन? हम लोग, कस्टमर्स लोग। या तो बेटा इन लोग छल कपट करे, या तो इन लोग क्या कर ले, अग्रीमेंट कर ले अपने आप में कि भाई कंपटीशन मत कर, कोऑपरेट कर। प्राइसेस हम लोग कैशबैक बढ़ाएंगे नहीं, कैशबैक 1 रुपया फिक्स कर देते चलो। अमेजोन भी 1 रुपया देगा, पेटीएम 1 रुपया देगा, सब कोई कैशबैक 1 रुपया देंगे। इससे कौन लॉस में आएगा? कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, है ना। तो इन लोग ये भी छल कपट करता है, एक दूसरे को नहीं नोचकर कस्टमर को नोचते हैं। चलो, एन और एन, एक एन तुम लोग पढ़ चुका है वहां पे, वो एस के हिसाब से था, सीजन एंड वेदर। एन यहां पे लिख लो नेचुरल फैक्टर्स, एन यहां पे लिख लो नेचुरल फैक्टर्स। सब देखोगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट एन का मतलब लिख लो नेचर ऑफ इंडस्ट्री, एन का मतलब नेचर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, और एक बार रिवाइज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास पूरा डेडिकेटेड रहेगा, क्या चीज को लेके? इन 11 को समझने में अपना क्लास चला जाएगा, मस्ती से समझेंगे अपने। विल टेक सम हिलेरियस एग्जांपल्स, ठीक है। आओ, हाँ, इंडिविजुअल सप्लाई का निमोनिक तो याद है सबको, बता दो एक बार निमोनिक क्या था? 3P 4T 2G, खत्म। अब मीन में आते हैं अपने, नींद में आते हैं, मीन में आते हैं। बोलो भाई, एम का मतलब क्या था? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ई का मतलब एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ए का मतलब अग्रीमेंट अमंग द प्रोड्यूसर्स, कि कल तक वाट हम लोग लगाते थे दूसरे का, अब वाट अपने कस्टमर्स का लगाएंगे। एन और एन, नेचुरल फैक्टर्स एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्री। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, कल मिलते हैं, अपने क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चलो ओके। तुम लोग का 2 चैप्टर है इको में, एक मनी है, एक बैंकिंग है।